beautiful children. Welcome to your own Akash Baiju's Neat channel. I am your Pankuri ma'am meeting you for a very special session today. You know what is ma'am's favorite session? The previous year question solving session. Now, this session is ma'am's favorite because it helps her students the most to gaze, to analyze how much they really know. Yeah, merely completing the syllabus, completing the chapter, or attending all the classes is not enough till you have applied the knowledge in solving questions. क्योंकि गेम सारी क्वेश्चन सॉल्विंग पर है. मानते हो ये बात? मेरे साथ हो? तो आज ना हमने एनवायरमेंटल इश्यूज इस हफ्ते में खत्म कर लिया बड़े प्यार से, है ना. अपन ने लास्ट सेशन में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करी, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करी, जो कि बड़ा ही एक ऑनगोइंग इशू है, अलार्मिंग इशू है. तो आज आपको ये पता लगेगा कि नीट में पिछले सालों में, रिसेंट ईयर्स में किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत ह्यूज है, काफी कंसेप्चुअल चैप्टर है. अगर आप एयर पोल्यूशन से स्टार्ट करो, और ये सोचना बिल्कुल जायज है कि मैम यार इतनी सारी सिरदर्दी में से एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है. उसके अलावा आज आप इस सेशन में जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या जो नहीं कर पाते हैं, उससे आपको अपने वीक पॉइंट्स भी पता लगेंगे, जो कि बड़ा जरूरी है यार, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो विद एनी वीकनेसेस इनटू द एग्जाम सेंटर. अब लड़ाई अगर लड़नी है तो पूरी तंदुरुस्त होकर लड़नी है. तो तंदुरुस्ती की चेक करने के लिए इट्स लाइक अ डायग्नोस्टिक टेस्ट विच इज गोइंग टू हैपन. अब ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट है, इतना बड़ा काम कर रहा है, तो इसको सबके साथ शेयर करें ताकि सब लोग जाग जाएं नींद से, है ना. आप लोग इतने बिजी हैं, आपका इतना बिजी स्केड्यूल है आज शनिवार के दिन, तो जाग जाएं जरा और कुछ पल निकालें. ज्यादा लंबा सेशन नहीं लूंगी, छोटा सेशन लूंगी यार, अपनी नॉलेज चेक करने के लिए. अगर मेरे पास क्वालिटी क्वेश्चन 8-9 भी है ना, तो मुझे पता लग जाएगा वेयर आई स्टैंड इन अ चैप्टर. क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस मेरे ऊपर है, तो मैं लेके आई हूं तुम्हारे लिए बड़े मजेदार क्वेश्चंस, और कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करवाऊंगी. ठीक है, तो शेयर कर दो सबके साथ, लाइक तो दबा ही दो, इतना प्यार करते हो तुम आकाश बाइजूस नीट से, है ना. तो स्टार्ट करते हैं. इससे पहले याद रखिएगा, बहुत पास आ गया है, दरवाजे पर आ गया है नवंबर में होने वाला ANTHE टेस्ट, द इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट conducted by none other than our very own Akash Baijus. तो it can give you scholarships, cash rewards, trip to NASA and what not. सिलेबस वही जो आपका ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, 12वीं का सिलेबस रहेगा, राइट. इसके अलावा अगर आप ड्रॉपर हैं और आप इस सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो आप आकाश बाइजूस के ड्रॉपर बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं विद अप टू 50% स्कॉलरशिप. भाई छोटी बात नहीं होती है यार कि पूरी फीस में से 50% छूट मिलना. इट्स क्वाइट इम्पेरेटिव व्हेन यू ड्रॉपिंग अ ईयर, क्योंकि ड्रॉपिंग में आपकी 1 साल की एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग रही है ना. तो आपको पता है इन टीचर्स के साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी में हम ये सारे टीचर्स आते हैं. ड्रॉपर्स बैच, मिशन MBBS 2023, 2024, बायो की रणनीति, all these series are prevalent, all these series are running successfully on the channel. किसी भी सीरीज में जुड़ो, एक बात निश्चित है कि उद्धार ही होगा. इसके अलावा आपको हमसे जो भी चाहिए, जो भी आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो सकता है, चाहे आपको इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, चाहे आप किसी चीज से बेहद खुश हैं, भाई मैम की क्लास में आकर मजा आ जाता है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का, तो इस स्टूडेंट सर्वे, इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपको क्लासेस बॉटनी की कैसी लगती हैं, आपकी बॉटनी कितनी इम्प्रूव हुई है. वो सब आप इस फॉर्म में लिख सकते हो. इट्स कॉल्ड स्टूडेंट सर्वे फॉर्म. भाई अगर मैं आपसे पूछूंगी नहीं तुम्हारा हाल चाल, तो तुम मुझे कैसे बताओगे कि मैम हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, आप परफॉर्मेंस इन बॉटनी हैज इम्प्रूव्ड ओवर द लास्ट 2-3 months दैट वी बीन एसोसिएटेड विद यू, है ना. स्पेशली बायो की रणनीति जो मैंने वेंसडे को और फ्राइडे को क्लास ली, भाई वो है टॉपर्स की क्लास. उसके बाद कोई बायो में 360 आउट ऑफ 360 के अलावा कोई ऑप्शन बनती नहीं है. Nobody else is doing that series in the country.
We are the first one, Sachin sir and I are taking it. So put all your comments, all your suggestions, everything, दिल की जो भी बात है इस फॉर्म में ज़रूर डालिएगा. मैं हमेशा ये नहीं बोलती हूँ बच्चों, लेकिन ये इसकी मैं इंतज़ार कर रही हूँ. एक एक बच्चे का नाम मुझे मालूम है, याद है. I want to see what you think about this channel. This is the Telegram group that you can join for regular updates. Right people? तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं नीट 2022 का. ना पहले का, ना इधर का, ना उधर का, अभी का नीट 2022 का सवाल मैं लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सेम कॉन्सेप्ट. आपने अगर मेरा पेपर एनालिसिस देखा हो चैनल पे, 2020-21 में पेपर एनालाइज करती हूँ बिफोर नीट. दैट इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. तो उसमें आप देखो नीट 2022 में 20-21 के इतने कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं. दिस इज अ श्योर थिंग. तो नीट 2022 का सवाल है. आंसर चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. मैं हर आंसर पूरा चैट बॉक्स देखूंगी. चाहे ये सेशन लाइव नहीं है, लेकिन यार मुझसे दूर तुम भाग सकते ही नहीं हो ना, मैं तुमसे दूर भाग रही हूँ. राइट. सो द डिवाइस विच कैन इम्प्रूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट. अब यहाँ पर मुद्दे की बात थी कि अपन थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, और अपने को पता है कि थर्मल पावर प्लांट से गैसियस पोल्यूटेंट्स निकलते हैं भाई साहब. तो डिवाइस इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ द पोल्यूटेंट, कि वो गैसियस पोल्यूटेंट है, वो पार्टिकुलेट मैटर है, या फिर वो वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स हैं. बेस्ड ऑन दैट you have given the correct answer, most of you. It is the most which changed the face of pollution management, air pollution management. This device is electrostatic precipitator. हाँ, तो it takes care of the particulate, very fine particulate matter, not 2.5. ये मैंने क्लास में चिल्ला कर भाई ऑर्डर जैसे होता है वैसे, कि भैया ये चीज जनता को क्लियर नहीं होती कि PM 2.5 कैन नॉट बी क्लियर्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, बट अदर देन दैट PM 8, PM 2.2, PM 10 दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ. उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में याद रखिए कि अगर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द टॉक्सिक गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, देन वी विल हैव टू इंस्टॉल स्क्रबर्स. विल हैव टू इंस्टॉल. क्या बोला मैम ने, जरा मेरे भी कान में आए, और ये मत सोचो कि मैम लाइव नहीं है तो कान में नहीं आएगा. मैम के कान से कुछ नहीं बचता है, नजरों से और कान से, क्योंकि दे आर डेडिकेटेड एंड कमिटेड टू योर डेस्टिनेशन. सो स्क्रबर्स से लाइम सोल्यूशन या फिर पानी की स्प्रे गिरेगी और सल्फर डाइऑक्साइड को ले लेगी, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बह जाएगा. नीट 2021 का क्वेश्चन, लाइक आई सेड, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आप ये देखोगे कि मेरे साथ 9-10 क्वेश्चन आज सॉल्व करने के बाद आपका पूरे चैप्टर में हाथ पैर फैल गए हैं, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, उंगलियां फैल जाएंगी सारे कॉन्सेप्ट्स में, है ना. वही होता है, उसी को भी बोलते हैं सक्सेसफुल क्वेश्चन सॉल्विंग. एक ही कॉन्सेप्ट के अराउंड 10 क्वेश्चन सॉल्व करके उतना उधार नहीं होगा, उतना ज्यादा चेक तंदुरुस्ती का नहीं होगा. सुन रहे हो बात मेरी? सुन पा रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? दिल से सुनो. डॉप्सन यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ. फटाफट आंसर in the chat box. A 1 and a 2 and 3 and 4, and this is a question for 5 seconds. That is why bio is the best, most student friendly subject if it is done nicely. मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं बायो की टीचर हूँ. मेरा प्यार केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए भी उतना ही है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा सिर्फ बायो पढ़ के. तो कभी ये मत सोचना कि मैम इसलिए बोल रही है क्योंकि उनका वो सब्जेक्ट है, नहीं यार. राइट. सो डॉप्सन यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो एनसीईआरटी है उसमें राइट हैंड साइड पे सेकंड पैराग्राफ, एंड ऑफ द पैराग्राफ में वो ये बोलता है कि भैया डॉप्सन यूनिट से अपन ओजोन की थिकनेस मेजर करते हैं, है ना. क्या कि थिकनेस ऑफ द ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर. आपने एक जगह की पूरी कॉलम ले ली. ये कॉलम कहाँ से कहाँ तक? भाई कॉलम का एक ऊपर वाला पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग. सो दिस इज बिटवीन द ग्राउंड and the uppermost level of लिख लो इसको, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से भी भाई कॉन्सेप्ट हमें पूरा लर्न करना है ना, रट्टे नहीं मारने. uppermost level of atmosphere.
यहाँ तक जब मैम ने बात की तो हमने मैम को बोला मैम आप सही कह रहे हो, एनसीईआरटी की लास्ट 2-3 लाइन जहाँ पे वो ओजोन डिप्लीशन की बात करता है और इंट्रोड्यूस करता है कि ओजोन काले रंग से हाईलाइट करता है कि ओजोन, हमारी जो गुड ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में है, और उसके बाद वो बोलता है कि इसकी थिकनेस बड़ी जरूरी है एंड यू मेजर इट लाइक दिस, है ना। तो दैट इज योर डॉब्सन यूनिट। उसके बाद जब ये टॉपिक खत्म होता है ना, तो उसमें लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक इन एनसीईआरटी इज अबाउट व्हाट आर द पब्लिक मेजर्स दैट वी हैव टेकन एट अ लार्ज स्केल टू मिनिमाइज ओजोन डिप्लीशन। जो आज while we are talking, ozone depletion is a recurring alarming very harmful effect that is happening. So Montreal Protocol was signed in 1987 NCERT बोलती है, in Montreal, Canada, but it came into effect. ये क्वेश्चन भी आता है। Montreal Protocol was signed in 1987, true or false, but it became effective. It came to effect in 1989. 1989 में ये लागू हुआ था, 1987 में मॉन्ट्रियल में ये साइन किया गया कि देखो ओजोन की डिप्लीशन का मेजर रीजन है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो एयर कंडीशनर्स मैंने क्लास में पढ़ाया, रेफ्रिजरेटर से रिलीज होते हैं, क्योंकि इसका जो क्लोरीन है ना भैया, वो अगर वो एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वो वहीं रहेगा, क्योंकि वो कहीं कंज्यूम नहीं हो रहा है रिएक्शन में। ये एक जो तकनीकी बात है, बारीकी वाली बात है ना, ये सब लोग थोड़ी सी इग्नोर कर देते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन क्योंकि कैटलिस्ट डिप्लीशन रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट काम करता है, तो वो कहीं नहीं जाता। कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन ना बाबा, विद मी ऑन दिस। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज, जनता इसको मार्क करके आती है, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। अपने बैचेस में जो यूजुअल मुझे बच्चों से मिस्टेक मिली है वो ये मार्क कर देते हैं जल्दी में, भाई नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अबाउट एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। कुछ बच्चों ने जरूर इसको सही मार्क किया होगा, मैं देखूंगी किस किसने सही मार्क किया है। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, स्नो ब्लाइंडनेस इन द एंटार्क्टिक। अब आप एक पैटर्न देख रहे हो, मैंने आपको 2021 का क्वेश्चन दिया, अब मैं 2020 पे आ गई। अब देखो यार, ये जो ओजोन डिप्लीशन का टॉपिक है उससे क्वेश्चन काफी आ रहा है। तो आज के सेशन का ये मैसेज है, ये मैंने क्लास में भी बोला था कि भैया क्योंकि ओजोन डिप्लीशन एक बहुत बड़ा चिंताजनक, इट्स अ वेरी वेरी वरिंग इवेंट दैट इज हैपनिंग ऑल द टाइम, इट इज रेकरिंग। ये कोई पास्ट में होने वाला या फ्यूचर में होने वाली बात नहीं है, एज वी आर स्पीकिंग इट इज हैपनिंग। सो ये इसको इम्पोर्टेंस मिल जाती है। ये एक प्रॉब्लम है जो पूरे संसार में, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय इट। तो एंटार्क्टिक रीजन में जो ओजोन थिनिंग है वो मैक्सिमम हुई है। ओजोन थिनिंग इज मैक्सिमम इन एंटार्क्टिक रीजन, जिसको अपन बोलते हैं ओजोन होल। आंसर मैंने दे दिया है ना। तो उसमें क्या क्या हुआ है, इसमें आपका आंसर बड़ा अच्छा है। देखो, जो शॉर्टर वेवलेंथ है ना यूवी रेडिएशन की, जो यूवीबी से शॉर्टर वेवलेंथ है ना, वो तो चलो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कहीं पे ओजोन डिप्लीशन हो गई है और इन शॉर्टर वेवलेंथ्स यूवीए यूवीसी मैंने आपको क्लास में बताया था, इनमें से सबसे ज्यादा हार्मफुल पाई गई है यूवीबी, जो एक डिप्लीटेड या थिन्ड ओजोन से पास करेगी और जितनी एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, इट इज एक्चुअली द यूवीबी जो डीएनए को चेंज करती है, ऑल्टर करती है, यानी कि म्यूटेशंस करती है। तो इट इज जो डीएनए लेवल पे चेंज ला सकता है, दैट कैन डू एनीथिंग। हार्मफुल म्यूटेशंस कैन लीड टू एन एरे ऑफ, जो हमें पता भी नहीं है क्या होने वाला है। म्यूटेशन होने के बाद अपने को चमकता है, बेस सीक्वेंस चेंज होने के बाद अपने को चमकता है कि इस बेस सीक्वेंस के ऑल्टर होने से, चेंज होने से भैया ये हो गया, अ बर्थ डिफेक्ट दैट इज इनक्योरेबल, बर्थ डिफॉर्मिटी in a pregnant mother because she was exposed to UVB. Skin cancer. UVB causes skin cancer. It causes various kind of skin disorders which are not curable. Yeah, that is why we are facing increased, ये मैंने सब क्लास में पढ़ाया है। अब आंखों में जब इसको कॉर्निया एब्जॉर्ब करता है, किसको भाई? UVB को एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें होती है इन्फ्लेमेशन।
इन्फ्लेमेशन, और उस इन्फ्लेमेशन को हमने बोला, इन्फ्लेमेशन को क्या बोला जी, स्नो ब्लाइंडनेस। इसीलिए बूढ़े लोगों में अक्सर आपको, आज अगर आप किसी ऑफ्थैल से, आंखों के डॉक्टर से बात करोगे, तो देर आर इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग केसेस ऑफ कैटरैक्ट, इसको मोतिया बोलते हैं हिंदी में। एक एज के बाद, ऑफ कोर्स एज के साथ रिपेयर ऑफ सेल्स कम हो जाती है, राइट, दैट इज अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस। तो लोगों में कैटरैक्ट बहुत हो रहा है, एंड इट कैन लीड टू कंप्लीट लॉस ऑफ विजन ऑल्सो, complete loss of vision. So it is going to affect all parts of the body. Skin, cornea, भाई जो चीज डीएनए को हिला सकती है कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2020 का, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट was amended in 1987. आई थिंक 1981 में इसको शायद पास किया था, ऐसा कुछ है, आई कुड बी रॉन्ग, मैं भी इंसान हूं, मैं भी इतना डेटा इकट्ठा करके गलत हो सकती हूँ, बट इन 1987 हमने इसको अमेंड कर दिया था टू इंक्लूड वन मोर पोल्यूशन। आंसर्स इन द चैट बॉक्स। एज सच एनसीईआरटी की लाइन है, यही है बायो की रणनीति। द आंसर इज नॉइज, और मैंने तुम्हें इसका रीजन बताया था, because sound travels through air। तो यानी कि जो एयर से ट्रैवल कर रहा है, हमने इसको एयर पोल्यूशन का पार्ट दे दिया। कहाँ दे, वाटर में दे, सॉलिड वेस्ट में दे, नहीं, साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू एयर। तो अपन ने बोला कि नॉइज पोल्यूशन अबव 150 डेसिबल क्या होता है, डेफनेस होती है, और नॉइज पोल्यूशन क्या होती है, ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको कहीं पे, फिर मत बोलना अबव 80 डेसिबल। अगर मैंने बोला 80 डेसिबल से मैं एक्सपोज हुई तो दैट इज नॉइज पोल्यूशन। शांति भंग दिमाग की, कानों की तो छोड़ी दो। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ दीज फॉलोइंग मेथड्स इज द मोस्ट सुटेबल for disposal of nuclear waste। एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है सॉलिड वेस्ट और उसके बाद रेडियो एक्टिव वेस्ट। पहले बताया गया है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट कहां से आते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से आते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को हमने यूज किया कि भैया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, क्लास में बड़े प्यार से पढ़ाया था, सुन लो बात ध्यान से। क्योंकि अगर हम कोल बर्निंग से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस की एमिशन होती है। तो अपन ने कहा कि न्यूक्लियर फिजन, जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन है जिससे कई गुना ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, उससे जनरेटर्स को रन करो और बिजली बनाओ। लेकिन फिर हुआ शर्नोबिल इंसिडेंट, 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट। वहां पे क्या हुआ था, रेडियो एक्टिव वेस्ट की लीकिंग हुई थी, और जो उसका डैमेज है दैट कैन गो फॉर जनरेशंस टू जनरेशंस। तो अपने को ये पता लगा कि न्यूक्लियर वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट में तबाही की कल्पना भी नहीं कर सकते, वी कांट इवन इमेजिन द डैमेज कॉस्ट। सो टुडे वी नो दैट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट हैज टू बी डन, right, which includes first of all pre-treatment of the nuclear waste। प्री ट्रीटमेंट के बाद आप इनको शील्डेड कंटेनर्स में डालोगे जहां से कोई लीकिंग ना हो। अब ये जो स्पेशल इक्विपमेंट या कंटेनर्स हैं, ये हमारे डेवलप्ड नेशंस के पास हैं, बट हमारे जैसे डेवलपिंग नेशंस हो गया, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मेनी मोर, उनमें ये नहीं है कंटेनर्स। अब इन शील्डेड कंटेनर्स को यू पुट देम विद इन द रॉक्स बट 500 मीटर डीप, चाहे वो धरती में चाहे वो समुद्र में, कहीं भी डाल दो, बट इट हैज टू बी डीप बिलो द अर्थ सर्फेस। व्हाट इज द डेप्थ, 500 मीटर। चमका या नहीं चमका, ये एक एक पॉइंट जो मैम ने बोला है, डेवलपिंग, डेवलप्ड, what are the steps? Pre-treatment, shielded container, 500 meter deep into the rocks,
क्योंकि वहां से लीक होने के चांसेस कम है। भैया एक एक पॉइंट इज अ क्वेश्चन। ये मत सोचो कि मैम आती हैं, क्वेश्चन पढ़ती हैं, आंसर मिलता है, सॉल्व करके चली जाती हैं। नॉट हैपनिंग विद मी। आई एम गोइंग टू गिव यू द एंटायर कॉन्सेप्ट एंड 3 more questions with the major question. तो इन सेशंस में थोड़ा ध्यान से सुना करो, बहुत फायदा होगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of gases is mainly responsible for ग्रीन हाउस इफेक्ट? बोले तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? ये अपन बचपन 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसका जो रास्ता है इस क्वेश्चन का, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है बायो में सक्सेसफुल होने के लिए डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, पाई चार्ट्स. This is the story. This is the story of a scorer, a top ranker. On the right hand side, you have a pie chart which is saying that 60% culprit is carbon dioxide. 20% culprit is methane. Now these two, being the major contributors in the greenhouse effect, are popularly called as the greenhouse gases. उसके बाद CFC 14% है ना, और आपकी बाकी बच जाता है नाइट्रस ऑक्साइड्स, N2O बेसिकली, और NO2. या सो दिस इज द, These are, अगर वो पूछता है ग्रीन हाउस, अब वो उस पाई चार्ट में ये क्वेश्चन दे सकता है, वो पाई चार्ट को ब्लैंक करके दे सकता है और आपसे परसेंटेज पूछ सकता है. यू विद मी? 60, 20, 14, 4, खत्म बात, हो गया हमारा 100%. चमका या नहीं चमका? नहीं चमकेगा लाइफ में तो बच्चों मुश्किल है फिर रास्ता. So pay attention to all the data, the percentage. Ecology का data is very very important. That is what makes ecology difficult, as well as जो चीज difficult है ना वही ranker होती है, वही rank giving होती है. जैसे कि physics है या ecology है bio में, क्योंकि वो सब नहीं कर पाते और तुम्हें ऊंचाइयों पे वही चीज लेके जाएगी जो सब नहीं कर पाते, तुम कर पाते हो. इसीलिए मैं ये तरह के क्वेश्चन लेके आती हूँ. अब आया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, अगेन अ रेकरिंग प्रॉब्लम. भैया इसने बोला कि पॉलीब्लेंड, विच इज अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, हैज प्रूव्ड टू बी अ गुड मटेरियल फॉर व्हाट? आंसर्स इन द चैट बॉक्स, क्विक एज द विंड प्लीज, फटाफट. मुझे, मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में 10 सेकेंड से ज्यादा ना लें. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, तो हमारे जो मेजर जो इसमें जो एक चेंजिंग द फेस ऑफ प्लास्टिक मैनेजमेंट जो डिस्कवरी हुई थी वो यही थी दैट दिस जेंटलमैन ही सेड दैट आई एम गोइंग टू रिसाइकल द प्लास्टिक, मेक अ पाउडर पॉलीब्लेंड. रैक पिकर्स आर गोइंग टू गिव मी द प्लास्टिक. बैंगलोर में ही हुआ ये. और फिर इस पॉलीब्लेंड को, जिसका मॉइस्चर repellent properties excellent, it was mixed with bitumen. ये भी क्वेश्चन आ जाता है. To lay down the roads in Bangalore, 40 अराउंड 40 किलोमीटर का एक रोड स्ट्रेच ले किया गया था, राइट? क्योंकि सड़क जो नहीं बनती है वो इसीलिए टूटती है, it breaks when there is rain and there is moisture. So polyblend along with bitumen is excellent for as a moisture repellent. मैं mosquito repellent बोलने वाली थी. Next question again from 2018 का, again from your बोले तो ओजोन डिप्लीशन. तो क्वेश्चन है स्ट्रेटोस्फीयर. आगे स्ट्रेटोस्फीयर बोला था ओजोन वाले क्वेश्चन में. Which of the following element acts as a catalyst in the degradation of ozone and the release of molecular oxygen? This is the reaction. Yeah? So what is happening? It is chlorine. And इसी वजह से, because ये catalyst है, NCERT एक लाइन बोलती है, whatever chlorine has gone to the atmosphere ना, through CFCs, it remains there forever. It is going to catalyze this reaction. देखो ये जो reaction है,
अगर इसकी इस वाले रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाए, जिसको क्लोरीन फेवर कर रहा है, यानी कि डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है, अदरवाइज अगर ये इक्वल चलते रहे, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, तो हमारी हेल्दी ओजोन होती है। लेकिन अगर ये रिएक्शन फास्टर हो गया, ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन, तब प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज योर ओजोन डिप्लीशन। तो ये जो क्लोरीन है, इट इज नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो ये जब जब O3 बनी, ये बैठा है फॉरवर्ड रिएक्शन को तेजी से करवाने के लिए। बनेगी तो सही वापस, molecular oxygen will combine with the nascent oxygen and form oxygen, O3 again, ozone again. But the rate of this reaction is faster. Next question, very very important. Match the following people like never before. Match the following are scoring questions. They require a little bit of more time. Take your time, think about it, and they're asking several processes in one go, in one question. Come on, ध्यान लगाओ, बुद्धि लगाओ. Yeah, got your correct answer? भाई मैच करते. अगर हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, अगर हम मैम के साथ रेगुलर थे क्लासेस में, अपने को कोई रोक नहीं सकता. यूट्रोफिकेशन, एजिंग ऑफ अ लेक. Why does a lake age? There's natural eutrophication. Eutrophication का मतलब होता है बढ़ना. क्योंकि लैंड से जितने भी तुमने फर्टिलाइजर यूज किए, जो भी तुम्हारा ऑर्गेनिक वेस्ट था, वो गया नदी में, वो गया तुम्हारी लेक में, पॉन्ड में. अब जब वो वहां पे डिपॉजिट होता गया, यानी कि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होती गई, तो वहां पे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स ज्यादा ग्रो करेंगे. जब वो ज्यादा ग्रो करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट करेंगे. जब वो न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट करेंगे तो वहां पे मरना शुरू करेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, वहां की फिशेस, यानी कि डेड बॉडीज ज्यादा कलेक्ट हो रही हैं, डेड बॉडीज डिकम्पोज होंगी. हाँ, और ज्यादा टॉक्सिक गैसेस, ऑक्सीजन डिप्लीशन हो गई. तो ये जमा होते 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 ये लैंड बन जाता है. सैनिटरी लैंडफिल इज फॉर व्हाट? हमने किया ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. अरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने कहा कि भाई किसी भी हालत में इसको जलाओ मत कहीं जाके. इंस्टेड यू डिग आउट द ग्राउंड और वहां पे कुछ डेप्थ पे आप सॉलिड वेस्ट को दबा लो. ओके उसके बाद स्नो ब्लाइंडनेस. अभी हमने पढ़ा यूवीबी रेडिएशन, जूम कल्टीवेशन क्लास में बताया था. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन. तो अपना सही जवाब बनता है ए. अब ये क्वेश्चन हमें ये बताता है 2018 में आया हुआ कि 2023 में कॉन्सेप्ट 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 कॉन्सेप्ट, दीज आर 4 कॉन्सेप्ट्स. बच्चों इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट की तरफ देखने की कोशिश करो कि एग्जामिनर के लिए ये इंपॉर्टेंट है. ये मत सोचो कि 2023 में दूसरा इंसान बैठा होगा, उसके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट होगा. जो दिस गिव्स यू एन इंडिकेशन. जूम कल्टीवेशन से बहुत सालों से, मेरे टाइम से क्वेश्चन आ रहा है. तो अगर कोई क्लास में है जिसको जूम कल्टीवेशन या स्नो ब्लाइंडनेस या सैनिटरी लैंडफिल इन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं था, and who found a glitch in solving this question, then this is a reality check, and that is why I conduct these classes. अब we'll go as far as, आप नीट 2023 में एग्जाम दोगे मान लो, 24 में दोगे मान लो, we will go as far as 2016. ठीक है. A lake which is rich in organic waste may result in what? Conceptual question. अब तुम खुद ही देख लो, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास अभी भी ना होता हो कि मैम तो बस बोल रही है, मैम का एक ही गाना है, पढ़ाई कर लो. भाई अभी अभी मैंने यूट्रोफिकेशन की बात करी है जो कि 2018 का था, और मैंने बोला कि इससे ये पता लगता है कि भाई ये यूनिवर्सल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है.
अब ये 2016 में सेम कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, 2018 में इंपॉर्टेंट था, 2020 में इंपॉर्टेंट था, 2023-24 में भी हो सकता है. सो आई डू दीज क्वेश्चन सेशंस विद यू टू टेल यू अबाउट द माइंड ऑफ एग्जामिनर्स, बिकॉज जिसने वो टैप कर लिया उसका भला हो गया. सो आंसर आप लोगों को मिल गया होगा कि भाई जहां पे ऑर्गेनिक वेस्ट जा रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन, स्पेशली नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स जहां पे चले जाते हैं, जो कि हमारे यूजुअल फर्टिलाइजर्स आर एनपीके फर्टिलाइजर्स, तो वहां पे वही कार्यक्रम स्टार्ट होता है. ओवर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीज डीकॉम्पोजिशन, ये एक साइकिल है, विशियस साइकिल है ये. एंड अल्टीमेटली देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि डीकॉम्पोजिशन इज अ एरोबिक प्रोसेस, वो ऑक्सीजन सारी यूज कर लेंगे डीकम्पोजर्स. ठीक है ना. सो बच्चों, these were some 11 questions from different parts of the chapter. 11 क्वेश्चन में मैंने तुम्हें सारा रिवाइज करवा दिया, राइट. सो सेशन ज्यादा लंबा नहीं करेंगे. वी डिस्कस एयर पोल्यूशन, वी डिस्कस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वी डिस्कस ओजोन डिप्लीशन, वी डिस्कस ग्रीन हाउस गैसेज, वी डिस्कस न्यूक्लियर वेस्ट. आप देखो कि मैंने क्वेश्चन इस तरह से चुने हैं कि चैप्टर का कोई पार्ट अनडन नहीं रह गया. आई होप दिस सेशन हेल्प यू अ लॉट. शेयर दिस विद एवरीबडी बिकॉज दीज आर द मोस्ट यूजफुल सेशंस you will find on YouTube to augment your journey, to really go with a rocket speed towards your destination. Yeah, it was lovely to have you all here. Keep smiling and take care of your health.